हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो आरबीएसई का क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो सिलेबस आज हमारा बोर्ड ने जो जारी किया है उस सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के टॉपिक्स हमें हटाए गए हैं और किस तरह के टॉपिक्स को हमने पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स को हमने छोड़ना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जैसे लास्ट ईयर का सिलेबस था, तो लास्ट ईयर के सिलेबस में हमारा जो पूरा सिलेबस था उसकी 6 यूनिट थी। 6 जो यूनिट थी वो 6 यूनिट आपकी टोटल जो आपके चैप्टर्स थे वो चैप्टर आपके 16 चैप्टर थे आपके, जो कुल मिला के 6 यूनिट से मिलकर बने थे। अब जो नया सिलेबस है, नया सिलेबस जो अब जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है, 5 यूनिट बची हैं। इसमें से एक यूनिट को पूरी तरह से हटा दिया गया है और वो यूनिट का नाम है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग। जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसको पूरी तरह से आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। अब जो हमारी यूनिट कितनी बची, यूनिट तो हमारी बची 5 और चैप्टर जो हमारे बचे वो कितने बचे, 15। अब टोटल यूनिट आपकी 5 बची हैं और उसमें से आपके 15 आपके चैप्टर बचे हैं। अब उन 5 जो यूनिट बची हैं उनमें जो 15 चैप्टर्स बचे हैं उन चैप्टर्स के अंदर से कुछ चीज़ें हटाई गई और उन चैप्टर्स के बारे में हम देखेंगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमारी जो पहली यूनिट थी वो है रिलेशन और फंक्शन, यानी संबंध और फलन। अब संबंध और फलन में जो आपका चैप्टर हटाया गया है, जो चीज़ें आपकी हटाई गई उसमें से कौन सी चीज़ है जो आपने पढ़नी है और कौन सी चीज़ है जो आपने छोड़नी है। तो छोड़ने की अगर बात की जाए तो पहला जो चैप्टर है फंक्शन वाला जो चैप्टर है वो आपने इस बार नहीं पढ़ना। आपने पहली यूनिट में से सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना है, वो आपने पढ़ना है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। यानी यहाँ से एक चैप्टर और कम हो गया, यानी चैप्टर हमारे बचे 14। तो इन 14 चैप्टर में सबसे पहले जो फंक्शन का जो बेसिक कंपोजिट फंक्शन था उसको आपने अब की बार नहीं पढ़ना और ये आप छोड़ोगे इस चैप्टर को। और आपके पास बची यूनिट 5 है, उनमें आपने 14 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। फिर अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें, अब उस चैप्टर में क्या है कि पहले चैप्टर को पूरी तरह से कम, मतलब बहुत सारे चैप्टर टॉपिक इसमें से निकाल दिए गए। सिर्फ एक टॉपिक है जो हमारे काम का है और वो आपका पहले चैप्टर में दे रखा है प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन। वो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपका इसी बेस के ऊपर है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आपका प्रतिलोम फलन के ऊपर है, डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा प्रतिलोम फलन के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपका किस तरह से ये काम करेगा। तो ये जो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, पूरा ढंग से पढ़ोगे। रेंज डोमेन के बारे में अच्छे से पढ़ोगे, प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, जनरल वैल्यूज़ क्या होती हैं उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है वो सब चीज़ें आपने पढ़नी है। जो भी आपका ये था, अब पहले चैप्टर में सिर्फ आपका ये चैप्टर बचा मेन। अब इसमें से हमारी मजबूरी है कि हमें प्रतिलोम फलन है वो पहले चैप्टर में से देखना पड़ेगा, तभी हमारा अच्छे से कंसेप्ट बनेगा। तो ये हमारी पहली यूनिट थी, इसमें 2 ही चैप्टर थे और इस 2 चैप्टर में आपने एक चैप्टर पढ़ना है। हम बात करते हैं दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट का जो नाम है हमारा वो है अलजेब्रा, बीजगणित। बीजगणित यूनिट में 3 चैप्टर आते थे आपके, पहला मैट्रिक्स, दूसरा डिटर्मिनेंट और तीसरा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें से जो जो टॉपिक हटाए गए हैं मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। उसमें आपने देखना है, पेज नंबर आपको बताऊंगा, प्लस आपको एक्सरसाइज बताऊंगा कि कौन सी एक्सरसाइज आपने नहीं पढ़नी। अब अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो मैट्रिक्स में से एक आपका शून्य के भाजक यानी डिवाइज़र ऑफ जीरो, डिवाइज़र ऑफ जीरो जो पेज नंबर 55 पे आपका दे रखा है 3.2 एक्सरसाइज, वो जो आपका शून्य के भाजक यानी डिवाइज़र ऑफ जीरो दे रखे हैं वो आपने नहीं पढ़ना। ये एक छोटा सा टॉपिक है 3.2 का।
फिर एक और चीज़ है वर्ग आव्यूह की घन पूर्णांक। घन पूर्णांक का मतलब एक मैट्रिक्स दी है जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना, यानी ए स्क्वायर निकालना, ए क्यूब निकालना, A4 निकालना, ये सब आपके चैप्टर में से हटा दिए गए हैं। तो इसके अलावा जो भी आपका बचा है वो आपने पढ़ना है तीसरी एक्सरसाइज में। इनके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी जो आपका डिवाइजर ऑफ जीरो है पेज नंबर 55 पे दे रखा है, और पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी आपका पेज नंबर 55 पे दे रखा है। इन दोनों को छोड़ के जो भी 3.2 में क्वेश्चंस हैं वो आपने करने हैं और इन दोनों को छोड़ना है। फिर अगर बात करें हम डिटर्मिनेंट के बारे में, तो डिटर्मिनेंट में आपके पास जो मेन था डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स के बारे में अगर बात करें तो मैट्रिक्स में जो बेसिक चीज़ें बच गई आपकी, डेफिनेशन होगी मैट्रिक्स की, ऑर्डर हो गया, इक्वलिटी होगी, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस हो गई, जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये सारी मैट्रिक्स आपने पढ़नी है, इनकी डेफिनेशन। फिर आपके पास स्केलर से मल्टीप्लाई करना किसी मैट्रिक्स को, फिर प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ऑपरेशंस हैं वो आपने पढ़नी है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, फिर आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है। ये मैट्रिक्स में से आपने पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट है उसमें से आपकी 4.2 पूरी तरह से हटा दी गई है, जो आपकी मैट्रिक्स की क्या थी, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स आपकी यहाँ से हटा दी गई हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, 4.1 को पढ़ना है। 4.1 ही सिर्फ आपके काम की है, 4.2 आपने नहीं पढ़नी। 4.2 आपकी पूरी तरह से हटा दी गई है यहाँ से। फिर आगे जाके हमारे पास एक आती है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये भी आपकी 76 नंबर पेज के ऊपर है। एलिमेंट्री ऑपरेशन है वो 76 नंबर पेज के ऊपर, और इसके ऊपर बेसिक जो क्वेश्चन थे वो आपने अब की बार नहीं पढ़ने। फिर हमारे पास है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, वो भी आपने अब की बार नहीं पढ़ना। तो ये आपने नहीं पढ़नी, इसका मतलब सिर्फ आपने 4.1 पढ़नी है, और 4.1 से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आपने पढ़नी है। यानी आपने डेफिनेशंस पढ़नी है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स अप टू 3x3 तक का इसने दे रखा है। माइनर्स, जो हमने माइनर्स पढ़े थे, कोफैक्टर्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बेसिक चीज़ें आपने डिटर्मिनेंट की पढ़नी है। ये सभी चीज़ें बेसिक रहेगी, बाकी मेन जो ज़्यादा काम था वो आपका हटा दिया इसमें से। यानी सिर्फ आपको 4.1 और 4.1 से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आपकी मिसलेनियस में, विविध प्रश्नमाला में, वो आपने करने हैं। फिर इसमें जो थर्ड चैप्टर था वो थर्ड चैप्टर है आपका इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ये जो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन था, इसमें से आपने क्या पढ़ना है, इसमें से सिर्फ आपने कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो आपने पढ़नी है। का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, फिर कुछ जो एप्लीकेशंस थी डिटर्मिनेंट की उस वो आपने कौन कौन सी पढ़नी है। एरिया, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, फिर आपने कोलिनियरिटी की कंडीशन आपने वो देखनी है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, दो जो बिंदुओं से जाने वाली लाइन है वो आपको कैसे निकालनी है मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बेस के ऊपर, वो आपने देखनी है। फिर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रिंसिपल के बेस के ऊपर आपने जो देखना है कि आपकी लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें से जो मेन चीज़ें हटाई है वो, एक तो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दे रखी थी जो 95 नंबर पेज के ऊपर है, वो आपने बिल्कुल अच्छे से छोड़ देनी है। फिर क्रेमर नियम है, क्रेमर रूल था, वो आपने अच्छे से छोड़ देना है, यानी ये पूरा आपने छोड़ना है। यानी इसमें से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं आपने, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने छोड़ने हैं, और उन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। जैसे ये थ्योरम है, थ्योरम के बेस के ऊपर कोई टॉपिक आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्रेमर रूल है, इसके ऊपर बेस आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर हमारे पास आती है जी कैलकुलस। तो कैलकुलस थी, ये सबसे बड़ा पोर्शन था आपके। इसमें कुल मिला के 5 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर में पहला जो आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। तो पहले तो आपको ये दे रखा है, जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का चैप्टर आपका था 6। ये 6 चैप्टर आपने पूरा करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारा चैप्टर आपको ढंग से करना है। 6 चैप्टर आपको पूरा करना है, इसमें से कुछ भी आप नहीं छोड़ोगे। फिर दूसरा हमारे पास क्या है,
दूसरा आपने जो अगला चैप्टर है आपका डिफरेंशिएशन वाला, तीलों फलनों त्रिकोणमितीय फलनों की अवकलज, यानी आपने 143 नंबर पेज है उस पे जो एक्सरसाइज है 7.2 वो आपने नहीं करनी, यानी 7.1 आपने पूरी करनी है, फिर आपने 7.3 पूरी करनी है, 7.4 आपने नहीं करनी जिसमें पैरामेट्रिक फॉर्म वाले क्वेश्चन है 160 नंबर पेज के ऊपर, वो आपने छोड़ने हैं। इसके अलावा जो भी बच गया वो आप अच्छे से करोगे। फिर हमारे पास आगे जो इसमें थर्ड था वो आपने छोड़ना है रूल एंड लाग्रांज प्रमेय और उनकी ज्यामितीय व्याख्या, यानी ज्योमेट्रिक जो आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन था रूल और लाग्रांज थ्योरम का वो आपने छोड़ना है, यानी 7.6 आपने पूरी छोड़ देनी है, 167 नंबर पेज के ऊपर जो दे रखी है वो आपने नहीं करनी। तो ये हमारे पास चैप्टर था कौन से वाला, डिफ्रेंशिएशन का। इस डिफ्रेंशिएशन में आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज छोड़नी है, इसमें से आपने छोड़नी है 7.2 आपने छोड़ देनी है, 7.4 आपने छोड़ देनी है, 7.6 वो भी आपने छोड़ देनी है। फिर हमारे पास एक अगला चैप्टर आता था 8th चैप्टर सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी अवकलजों के अनुप्रयोग। इसमें से परिवर्तन की दर यानी रेट ऑफ चेंज 8.1 एक्सरसाइज जो 179 नंबर पेज पे वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। सन्निकटन मान 196 है 8.4 ये आपने बिल्कुल नहीं करना। उचित एवं निम्नलिखित के या अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू वाली आपने जो एक्सरसाइज थी 8.4 वो आपने छोड़नी है। फिर हमारे पास आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा के जो यूजर्स थे, जो आपके एप्लीकेशंस थे सिंपल एप्लीकेशंस वो आपने नहीं करने, यानी 208 नंबर पेज पे 8.6 आपने पूरी तरह से छोड़नी है। तो यहाँ जो एक्सरसाइज बच गई आपकी 8.2 आपने करनी है, 8.6 आपने करनी है, 8.2 8.3 जो आपकी वर्धमान और ह्रासमान फलन हो गए वो आपने करना है। फिर आपने साइज में आपने पढ़ा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आप पढ़ोगे, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में आपने करना है। फिर हमारे पास सिंपल जो 8.5 है, 8.5 में क्या दे रखा है, 8.5 में मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं वो हमें दे रखा है, तो वो हमने अच्छे से करना है। उसके अलावा 8.1 होगी, 8.4 और 8.6 आपने नहीं करनी, ये आपने छोड़ने हैं। फिर हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर आता था 9th चैप्टर इंटीग्रेशन समाकलन। इसमें आपने क्या छोड़ना है और क्या आपने करना है, तो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं वो आपने सब पढ़ने। फिर हमारे पास जो भी स्टैंडर्ड फार्मूले के बाद सब्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, सिंपल इंटीग्रेशन जो आपने पढ़े थे वो आपने करने हैं। लेकिन इसमें छोड़ना क्या है, अपने पेज नंबर 243 9.5 एक्सरसाइज वो पूरी तरह से आप छोड़ दोगे। उसमें ये चार तरह के एक्सरसाइज क्वेश्चन है, जिसमें हमारी बुक में ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन थे, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी, यानी आपने पूरी एक्सरसाइज 9.5 छोड़नी है। फिर हमारे पास आता है जी योगफल की सीमा के रूप में अवसमाकलन, यानी लिमिट ऑफ सम के रूप में जो इंटीग्रेशन होता है वो आपकी 10.1 एक्सरसाइज, ये आपका 10th चैप्टर था डेफिनेट इंटीग्रल वाला, 269 नंबर पेज के ऊपर है, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। फिर हमारे पास आता है निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, यानी 10.2 एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी, ये आपका 10.1 भी नहीं करनी, 10.2 भी नहीं करनी, आपने 10.3 अच्छे से करनी है। 10.3 में आप पढ़ोगे जो बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ आपने देखनी है। फिर हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आता था, वो आपने अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर बात करें हम अगला चैप्टर जो हमारा 11th चैप्टर था क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको सिंपल एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व, सिंपल कर्व जो हैं उनके जो अंडर एरियाज आते हैं, यानी 11.1 जो 11.1 है 11.1 उसमें पैराबोला और इलिप्स को छोड़ के जो भी सिंपल से क्वेश्चन है वो आपने सिंपल क्वेश्चन करने, सिंपल क्वेश्चन आपने करने, बाकी आपने कोई ऐसा लेंथी क्वेश्चन आपने नहीं करने। यानी इसमें से आपने 11.2 को तो पूरी तरह से छोड़ देना है और 11.1 के कुछ सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर हमारे पास आती है जी अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री है वो तो आपने पढ़ना है, लेकिन 12.2 और 12.3 आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने।
12.2 छोड़ोगे आप, 12.3 आप छोड़ोगे, पेज नंबर 319 और पेज नंबर 320 इसके ऊपर जो आपको दे रखा है 12.2 निर्माण और विचित्र हल, ये आपने बिल्कुल छोड़ देना है। इसके अलावा जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन आपने पढ़ना है। फिर आपने सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सिंपल जो मेथड थे आपके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाला, सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इट्स सोल्यूशन। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है 12.9 आपकी पूरी तरह से हटा दी गई, 12.8 भी हटाई गई, लेकिन उसमें से सिर्फ एक टाइप आपका ये वाला हटाया गया। ये टाइप आपको पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, टी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये टाइप आपने पढ़ना है और ये टाइप आपने नहीं पढ़ना, ये आपने छोड़ना है। यानी 12.8 में आपने बेसिक चीज़ें करनी है, उसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू ये आपने अच्छे से पढ़ना है, लेकिन उसमें से डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू ये आपकी इसमें नहीं आएगी अब की बार। फिर कन्वर्ट ऑफ 12.9, तो ये तो आपकी पूरी तरह से कैंसिल आउट हो गई यहाँ। आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपने पढ़ने हैं, जो वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, उनके मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, फिर टाइप ऑफ वेक्टर जो इक्वल जो भी आपके वेक्टर्स थे, यूनिट वेक्टर, जीरो पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, इनके बारे में आपने सब चीज़ें अच्छे से पढ़नी है। ये बेसिक डेफिनेशन है। पोजीशन वेक्टर के बारे में आपने पढ़ना है, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर के कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर्स का, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जिसमें से आपने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट का बेसिक चीज़ें आपने पढ़नी है। फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट बाय जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट, दो लाइन को मिलाने वाली जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, उसके जो रेशियो आप निकालते वो आपने देखना है। फिर स्केलर प्रोडक्ट आपने करना है टू वेक्टर का और इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से पढ़ना है, वेक्टर प्रोडक्ट करना है और इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे से पढ़ना है। लेकिन इसमें से छोड़ना क्या है, 355 नंबर पेज पे दे रखा है ज्यामितीय व्याख्या अदिश गुणनफल की, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, वो आपने छोड़ना है। फिर एक ट्राइंगल का एरिया का वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपने छोड़ना है। 364 नंबर पेज के ऊपर है। 364 नंबर पेज पे एक टॉपिक और दे रखा है, तीन बिंदु संरेख होने कोलिनियर पॉइंट होने के लिए आप जो आपकी कंडीशन है वो आपने छोड़नी है। तीन सदिशों का गुणनफल, ट्रिपल प्रोडक्ट आपने बिल्कुल नहीं करना, चतुष्फल का आयतन बिल्कुल नहीं करना, ये आपने सब छोड़ना है। 367 और 369 ये आपने पूरी तरह से जो पेज पे दे रखे हैं जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपने नहीं करने। फिर जो हमारे पास अगला चैप्टर आता है वो आता है 3D। 3D में आपने बेसिक चीज़ें सारी पढ़नी है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, फिर कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर की इंटरसेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये सब चीज़ें आपने निकालनी। लेकिन छोड़ना क्या है, दो रेखाओं के मध्य कोण 14.3 एक्सरसाइज आपने बिल्कुल नहीं करनी। समतल का अंतःखंड अभिलंब रूप 399 नंबर पेज, 400 नंबर पेज, ये आपने नहीं करना। फिर आपने दो समतलों के मध्य कोण, एक रेखा एक समतल के मध्य कोण, समतल से बिंदु की दूरी यानी 14.7 एक्सरसाइज आपने पूरी तरह से छोड़ देनी है। तो ये आपका ओवरऑल है 3D में से छोड़ने वाला पार्ट, और करने वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया। पांचवी जो यूनिट है उसमें है आपका LPP। LPP आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, ये आपकी यूनिट पूरी तरह से आपके सिलेबस में से हटा दी गई है। फिर आज की प्रायिकता और प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत अच्छा चैप्टर था जिसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो इसने हटा दिए पूरी तरह से। अब आपकी एक्सरसाइज बहुत छोटी बची है, इसमें से क्या क्या छोड़ना है अपने प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, ये आपका दे रखा था, सैम्पल स्पेस को डिवाइड कैसे आप डिवाइड करते हो वो, फिर आपके टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, फिर आपकी बेस थ्योरम, ये आपको पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो 6 नंबर का क्वेश्चन बेस थ्योरम में से आता था वो आपकी 16.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से यहाँ से हटा दी गई है। फिर आपके पास यादृच्छिक चर का माध्यम प्रसरण, ये रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस आप कैसे निकालते हो वो एक्सरसाइज आपने छोड़ देनी है, 16.4 है। फिर बर्नौली परीक्षण और द्विपद प्रमेय 16.5 वो भी आपने नहीं करनी, यानी इसमें से सिर्फ एक्सरसाइज करनी है आपने 16.1 और 16.2, बेसिक एक्सरसाइज 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 और 16.5 आपकी छोड़ दी गई। इसमें से अब करना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ोगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से करनी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपने अच्छे से करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल और इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने अच्छे से पढ़ना है।
बाकी आपका इसमें से ये जो मेन पार्ट था बेस थ्योरम वाला भी हटा दिया, यादृच्छिक चर यानी रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट जो मेन था। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर बनेगा। अब पेपर का पैटर्न वही रहेगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा अभी तक के अकॉर्डिंग। अब वो मॉडल पेपर किस तरह से आता है, किस तरह से वो यूनिट्स का डिवीज़न करते हैं, किस तरह से इनका ब्लूप्रिंट आता है, तो जैसे भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा टाइम टू टाइम। अब जो मेन है वो आपने ये जो सिलेबस से पार्ट हटाया गया वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब जो चीज़ें बची है वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अब आपकी बची हैं 5 यूनिट और 14 चैप्टर, 5 यूनिट एंड 14 चैप्टर, इनको आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। अब सिलेबस हटने का मतलब ये नहीं है कि वो जो सिलेबस हटाया गया वो आपके काम का नहीं है, वो हमेशा काम आएगा। लेकिन अभी जो आपका फोकस रहना चाहिए वो आपका जो आपकी तैयारी है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप अगर अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो स्कोर करने के लिए सिर्फ जो आपको ये सिलेबस नया आया है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। अब इनमें यूनिट के बारे में अगर देखा जाए तो यूनिट के बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि यूनिट किस तरह से थी। तो पहली जो यूनिट थी रिलेशन एंड फंक्शन, ये 7 नंबर्स में आएगी और ये पिछले साल भी 7 नंबर की ही थी, तो ये 7 नंबर में ही पड़ी है। अलजेब्रा की बात करें तो ये 15 मार्क्स की आएगी, लास्ट ईयर ये 10 मार्क्स की इसमें से क्वेश्चंस आते थे, तो इसमें 5 अंक इसमें से बढ़ा दिए। फिर अगर कैलकुलस की बात करें तो कैलकुलस है वो 35 मार्क्स का कैलकुलस आएगा। वैसे ये लास्ट ईयर आता था 38 मार्क्स का, इसमें से 3 नंबर कम कर दिए। फिर हमारे पास आगे जो है वो आता था सदिश एवं त्रिविम ज्यामिति, त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति। तो ये आपका अदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या, ये जो यूनिट थी वो यूनिट आपकी 15 मार्क्स की आएगी। लास्ट ईयर 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, लास्ट ईयर इसमें से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब की बार अब इसमें 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब पेपर का पैटर्न किस तरह से वो होता है वो ब्लूप्रिंट के ऊपर डिपेंड करेगा। बोर्ड आपको पेपर से पहले आपका मॉडल पेपर देगा कि इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका पेपर होगा, तो वो आपने ध्यान में रखना है, उस पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। तो तैयारी करने का अब का जो मीन है वो आपका वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं आप उन्हीं के टच में रहें, उन्हीं को अच्छे से तैयार करें अगर आप अच्छे नंबर बनाना चाहते हो। और वो बाद की बातें हैं कि हम बाद में इस सिलेबस में जो बाकी टॉपिक हैं वो हमारे काम के सारे टॉपिक्स हैं और हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे। अब अगर किसी ने पुराना सिलेबस देखना हो, पुराने पैटर्न के आधार पे देखना हो कि पुराना पैटर्न किस तरह से पेपर आता था, तो वो मैंने अपनी चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में मैंने सारा अच्छे से बताया हुआ है, तो वो आप देख सकते हो जाके। उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। वो सिलेबस आपका पुराना था, ये नया सिलेबस, इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है। तो जैसे ही कोई मॉडल पेपर आएगा उसी तरह से मैं आपको एक मॉडल पेपर दूंगा, किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनेंगे, किस तरह से क्वेश्चन आपके कहाँ से पुटअप होंगे, वो अपन अच्छे से अगली जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तब तक के लिए आप इसी सिलेबस को अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।